माय फ्रेंड्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए, इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू नीड अ फंड। अब आप जैसा कि जानते हैं, कोई व्यक्ति फंड फ्री में तो दे नहीं देता। तो बेटा अब ये बताइए, अगर आपको फंड्स चाहिए, मींस पैसा चाहिए, तो पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है आदमी सब कुछ दे देगा लेकिन पैसा देने को तैयार नहीं होगा जब तक कि आप उसको समझाएं ना। तो अब आपके लिए बिजनेस के लिए पहला ऑप्शन है कि पापा के पास जाएं और पैसा मांगे। तो तुम्हें लग रहा है बेटा कि पापा तुम्हें दे देंगे? हमें तो गलती से नहीं लग रहा है कि पापा तुम्हें दे देंगे। और दे भी देंगे पापा तो 100 200 500 दे देंगे, तो इसका मतलब है पापा का ऑप्शन ये बेकार है। दूसरा ऑप्शन है कि मम्मी के पास जाएं। तो बेटा ये वाला भी ऑप्शन बेकार है। तीसरा है बैंक के पास जाएं। तो बेटा याद रखिएगा, बैंक उन्हीं को देता है जिनको पैसे की जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत पैसे की है, बैंक उनको कभी कुछ नहीं देने वाला। अडानी को जरूरत नहीं है, अडानी को बैंक कहेगा लो आओ पैसे ले लो। तो बेटा ये ऑप्शन भी तुम्हारे लिए नहीं है। चौथा है कि बैंक में डकैती डालने। डकैती डालने बेटा, डकैती बेटा ये बताइए, ये बकैती नहीं है बेटा, ये डकैती है बेटा। ये इतनी आसानी से नहीं डाली जा सकती है। थोड़ा ये ऑप्शन हमारे पास बेकार हैं। तो बेटा ये ऑप्शंस थे, बट ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। तो चलो आओ पब्लिक को उल्लू बनाते हैं। पब्लिक है जो आराम से उल्लू बन जाती है। तो अब इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम शेयर्स इश्यू करें, या तो हम डिबेंचर इश्यू करें, या तो हम बॉन्ड्स इश्यू करें, या तो हम म्यूचुअल फंड्स इश्यू करें, और या तो फिर हम क्या नाम है एफडीज इश्यू करें। तो बेटा अब ये अलग अलग जगह अलग अलग इनका इस्तेमाल है कि बेटा देखिएगा, शेयर का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक तरीके से मालिक बना लेना। तो बेटा अगर रिस्क बटेगी तो प्रॉफिट भी बटेगा। इसका मतलब है अगर बिजनेस में रिस्क है तो बेटा हमें क्या करना चाहिए? शेयर्स इश्यू करना चाहिए। और बेटा अगर बिजनेस में रिस्क नहीं है तो बेटा फिर हमें क्या इशू करना चाहिए? नो रिस्क डिवेंचर इशू करना चाहिए। बेटा ये जनरली ये पीएसयू इशू करते हैं। पीएसयू क्या कहते हैं कि हमें तुम 100 रुपए दो, हम तुम्हें 12 साल बाद या 10 साल बाद 200 देंगे। तो ये एक तरीके के बॉन्ड होते हैं। जैसे मैंने देखा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, नाहाई, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने बॉन्ड के थ्रू पैसा ले रखा है। ऐसे ही बेटा म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी क्या होता है, जो पैसा लिया जाता है इसमें 50% रिस्क और 50% नो रिस्क बेटा। और ये नो रिस्क बेटा इस तरीके से कंपनी देती हैं, लेकिन एफडीज का इस्तेमाल ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर वाले लोग करते हैं।
तो बेटा इनमें से अलग अलग जगह पर अलग अलग इनका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यही रास्ते हैं जिससे लोग पैसा इकट्ठा करके कंपनी चलाते हैं और उसी पैसे से 2-2 हजार 5-5 हजार करोड़ की अपने बच्चों की शादियां भी कर रहे हैं और मौज भी काट रहे हैं। तो तुम्हें भी अगर बनना है अंबानी या अडानी या एलन मस्क, तो इनमें से ही किसी एक रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। धन्यवाद। अब हमारे सामने क्वेश्चन आया कि व्हाट इज शेयर। तो बेटा व्हाट इज शेयर, तो हमने कहा शेयर इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द कैपिटल। शेयर क्या है बेटा? टोटल कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो जो टुकड़ा बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर बोलेंगे। एंड फॉर्म द ओनरशिप इन अ कंपनी, तो अगर किसी बंदे ने हमारी कंपनी का एक शेयर ले लिया है, इसका मतलब है वो बंदा कंपनी में क्या बन गया? अच्छा, तो बेटा फ्री में तो बेटा ये मिलता नहीं है। पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट द मनी थ्रू द शेयर द कॉल्ड द शेयर होल्डर। तो बेटा तीन बातें आई। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द कैपिटल इज नोन एज शेयर। अच्छा, जो बंदा हमारी कंपनी का शेयर लेगा उसके पास कंपनी की ओनरशिप आ जाएगी। इस ओनरशिप लेने के लिए वो कंट्रीब्यूशन देगा और वो क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर। बेटा अब ये शेयर टू टाइप के होते हैं। बेटा मैंने कहा पहला प्रेफरेंस शेयर और दूसरा मैंने कहा इक्विटी शेयर्स। तो शॉर्ट में कहें जिनको प्रायोरिटी है, बेटा वो प्रेफरेंस शेयर, नो प्रायोरिटी इक्विटी शेयर्स। ओके, तो बेटा अब इनमें कुछ डिफरेंसेस है, सुनिएगा। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स। जब भी आप प्रेफरेंस शेयर देखेंगे तो इनके आगे लिखा होगा 6%, 7%, 8%। इसका मतलब है इनका मिलने वाला डिविडेंड फिक्स है। अब चाहे कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो या कम प्रॉफिट हो, कंपनी को इतना डिविडेंड, इतना ही परसेंटेज देना पड़ेगा। लेकिन इनका रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्योंकि ये तो कंपनी के मालिक हैं। अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा और कम प्रॉफिट होगा तो कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा। बेटा प्रेफरेंस, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, प्रायोरिटी होती है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स, जबकि डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज अ पेड आफ्टर द पेड पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी डिविडेंड के लिए, इनको इनके बाद में मिलेगा। भैया अब अगर मान लीजिए कंपनी वाइंड अप में चली गई, अब अगर कंपनी वाइंड अप में जाएगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव ए राइट टू रिटर्न कैपिटल अहेड कैपिटल रिटर्न टू इक्विटी शेयर्स। मतलब जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो कंपनी पेमेंट करेगी, तो पहला पेमेंट किनको मिलेगा? प्रेफरेंस को मिलेगा, फिर इक्विटी को मिलेगा। लेकिन इक्विटी को प्रेफरेंस के बाद ही मिलेगा। जब प्रेफरेंस का फुल पेमेंट हो जाएगा, अगर बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा और नहीं बचेगा तो इक्विटी को नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स holder have not entitled to participate in the management, although equity shareholder participate in the management because कंपनी के सारे डिसीजन जो भी आएंगे वो कौन लेगा? प्रेफरेंस शेयर नहीं लेंगे बल्कि इक्विटी शेयर होल्डर लेंगे, क्योंकि सारी मीटिंग में यही पार्टिसिपेट करते हैं,
और सारे डिसीजन भी यही लोग लेते हैं। इज इट क्लियर? अब अगला वर्ड आया शेयर कैपिटल ऑफ मनी। शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल raised by issuing the shares। तो मैंने क्या कहा? शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल रेज बाय इश्यूइंग शेयर। शेयर को इश्यू करने से जितनी कैपिटल पब्लिक देगी उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल बोलेंगे। भैया द अमाउंट इन्वेस्टेड by the shareholder towards face value of the share collectively known as share capital। सारे शेयर होल्डर ने अपने शेयर के बदले में जितना जितना पैसा दिया है वो सब मिलकर क्या बन जाएगा? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल मींस कैपिटल रेज बाय इश्यूइंग द शेयर। जितना हम शेयर इश्यू करके पैसा पब्लिक से लेंगे वो सब क्या बन जाता है? शेयर कैपिटल बन जाता है। अब जब शेयर की बात आई तो कुछ वर्ड्स आपके सामने आएंगे। कैटेगरीज इन विच द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनीज आर डिवाइडेड। तो बेटा पहला हमने कहा ऑथराइज कैपिटल, फिर हमने कहा इश्यूड कैपिटल। बेटा मैंने कहा ऑथराइज कैपिटल जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जितनी कैपिटल इश्यू करने के लिए हमने परमिशन ली है दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज अ ऑथराइज कैपिटल। इसका एक नाम और भी होता है नॉमिनल कैपिटल, एक नाम और भी होता है मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। बेटा ये वो कैपिटल है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती है। क्या की जाती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। तो कैपिटल जिसको इश्यू करने के लिए हमने ऑथराइज बॉडी से परमिशन लिया है। बेटा तुम कहोगे वो कौन सी बॉडी है? तो मैंने कहा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितना हमने इश्यू करने के लिए परमिशन लिया है बेटा वो ऑथराइज कैपिटल होती है, और यही कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, यही कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, यही कंपनी की नॉमिनल कैपिटल होती है, और ये कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करनी पड़ती है हर कंपनी को। बेटा अब मान लीजिए जितनी कैपिटल तुमने ऑथराइज की है, अब जरूरी तो नहीं है कि तुम सारी की सारी कैपिटल पब्लिक को इश्यू ही कर दो, सारे के सारे तो जरूरी नहीं है। बेटा मैंने कहा पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल, पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच इज इश्यूड टू द पब्लिक फॉर केस प्लस अदर देन कैश के लिए और अदर देन कैश के लिए इस कैपिटल में से जितनी कैपिटल आपने इश्यूड की है उसको क्या कहलाएगा? हाँ वो क्या कहलाएगा? इश्यूड कैपिटल। और जितनी कैपिटल इश्यूड अभी तक नहीं की है उसको क्या हम लोग क्या बोलेंगे? अनइश्यूड कैपिटल। अगला वर्ड आया सब्सक्राइब कैपिटल। बेटा अब ये बताइए, ये हमने जो शेयर्स इश्यू किए हैं ये पब्लिक को किए हैं। अब पब्लिक को अगर अच्छे लगेंगे तो पब्लिक लेंगी, नहीं अच्छे लगेंगे तो नहीं लेंगे। तो द पोर्शन ऑफ द इश्यूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। तो जितने
हमारी कंपनी में लोगों ने अप्लाई किया है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, तो भाई अब जरूरी तो नहीं है, मान लीजिए हमारे पास 10,000 शेयर ऑथराइज थे, हमने इसमें से 6,000 इश्यूड किए, लेकिन एप्लीकेशन 4,000 की आई, तो सब्सक्राइब कितने कहलाएंगे? 4,000 कहलाएंगे। इज इट क्लियर? अब मैंने कहा कॉल्ड अप कैपिटल, भैया देखिए अब जब कंपनी पैसा मांगती है तो कंपनी पार्ट कर देती है। जैसे हमने कहा 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फर्स्ट सेकंड कॉल। तो मान लीजिए कंपनी को अभी जरूरत 8 रुपए की है, तो कंपनी कितना पैसा मांगेगी? 8 रुपए मांगा, तो कंपनी ने इन शेयर पर 8 रुपए अगर मांगा है, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या कहलाएगी? द पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू of the share which the shareholder called upon to pay is termed as a called up capital। तो देखिए जितना पैसा कंपनी ने फेस वैल्यू में से मांगा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। बेटा अब हमने तो मांगा 8 रुपए, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे कंपनी में जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर होंगे और हरामीपना जरूर करेंगे। इसका मतलब है वो नहीं देंगे। तो जो नहीं देंगे, बेटा हमने कहा कॉल्ड अप माइनस नॉट पेड, तो क्या निकल कर आ जाएगा? पेड अप। तो बेटा मैंने क्या कहा है? इट इज एन अमाउंट कॉल्ड अप द कैपिटल दैट एक्चुअली हैव बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। जितना पैसा हमने मांगा, उसमें से कुछ पैसा लोगों ने नहीं दिया, अगर हटा दें तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा? पेड अप कैपिटल। बेटा अब हमने कहा एक बार आगे रिजर्व कैपिटल। तो बेटा मैंने ये कहा कि बेसिकली अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। जैसे मान लीजिए आपने 8 रुपए मांगा है, 2 रुपए अभी नहीं मांगा है, तो 2 रुपए क्या कहलाएगा? रिजर्व कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी which can be called at a time for the purpose of its winding up and available only for the discharge of liabilities of winding up of the company। तो हम अगर शॉर्ट में कहें, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना मांगा कंपनी ने एक शेयर की फेस वैल्यू पर, दैट इज अ कॉल्ड अप कैपिटल। और जो कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। जैसे तुम लोग अपनी पॉकेट में 100, 200, 500 रुपए रखते हो, काहे के लिए? रिजर्व के लिए। पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए, तो ऐसी कंपनी भी रखती है बचाकर, काहे के लिए? कब जरूरत पड़ जाए। ओके, फिर हमने आपसे कहा कैपिटल रिजर्व। बेटा मैंने कहा रिजर्व 2 तरीके से होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक रेवेन्यू रिजर्व और एक कैपिटल रिजर्व, जो पीएल अप्रोप्रिएशन से बनेंगे, वो कहलाते हैं रेवेन्यू रिजर्व। जो नॉट फ्रॉम पीएल अप्रोप्रिएशन, जो पीएल अप्रोप्रिएशन से नहीं बनेंगे,
वो कैपिटल रिजर्व कहलाते हैं। बेसिकली ये डायरेक्ट कैपिटल नेचर किससे बनते हैं? कैपिटल नेचर प्रॉफिट से बनते हैं। जैसे हमने कहा रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल नेचर, जैसे हमने कहा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए तुमने एक किसी लड़की से शादी की, तो किसी को अट लगे तो वो बुरा न माने, मैं अपनी भाषा को इजी तरीके से समझाने के लिए कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए तुमने किसी लड़की से शादी की और वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, तो ये बताइए अगले महीने ही तुम्हारे घर में एक बच्चा आ जाएगा ना? तो जो 8 महीने किसी दूसरे ने पालकर तुम्हें दिया है, दिस इज कॉल्ड अ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। या मान लीजिए हम सिंपल भाषा में कहें, तुमने एक गाय खरीदी है, तुमने गाय खरीदी है, पैसा गाय का ही तो दिया है, लेकिन अगर उसके संग एक बछड़ा फ्री में मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। बेटा अब अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देगा, हरामी पना करेगा, हरामी पना करेगा, और तो इसका रिजल्ट क्या होगा? हम उसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट करने के बाद री इश्यू करते हैं। री इश्यू करने के बाद जो बच जाएगा फॉर फ्यूचर अकाउंट में प्रॉफिट, वो भी कहाँ चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। अब हमने कहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अबव द कॉस्ट। जैसे भैया हमने कहा कि हम 1 लाख रुपए की एक मशीन लाए, इस पर डेप्रीसिएशन हम 40,000 लगा चुके थे, आज इसकी रिटन डाउन वैल्यू 60,000 बची। भैया हमने बेचा है इसको 1,50,000, हमें प्रॉफिट हो गया 90,000 का। अब यहां 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख, बेचा कितने में? 1,50,000। तो इस 90,000 में 50,000 रुपए कैपिटल प्रॉफिट है, और 40,000 रुपए रेवेन्यू प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो 90,000 है, और ये 40,000 रुपए रेवेन्यू प्रॉफिट है। ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा और ये पीएल में जाएगा। इज इट क्लियर? फिर मैंने आपके सामने अगली बात की, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। बेटा मैंने कहा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होता है? प्राइवेट, देखिए बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स इज इश्यू ऑफ शेयर्स टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। भैया वो कौन कौन से सेलेक्टिव ग्रुप होंगे भैया? प्रमोटर, देयर फ्रेंड्स, देयर रिलेटिव, और म्यूचुअल फंड्स, एजेंसीज, LICs एटसेट्रा। ऐसी हम जब प्राइवेटली कुछ सर्टेन एजेंसीज को देते हैं, तो बेटा वो क्या कहलाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेटली नॉट एंड नॉट टू द पब्लिक इन जनरल थ्रू द पब्लिक इशू। ये प्राइवेटली दिए जाते हैं सर्टेन एजेंसीज को, तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। इज इट क्लियर? क्लियर। भैया फिर मैंने कहा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। यहां पर एक बात ध्यान समझने वाली है,
It is right, not obligation to the employee. भैया एम्प्लॉय के पास ये राइट है, लेना चाहे तो ले ले और ना लेना चाहे तो ना ले। अच्छा भैया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मीन्स एन ऑप्शन गिवन टू द होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय right to subscribe at a future date, securities offered by the company at a predetermined price। तो भैया एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन दिया जाता है कि तुम चाहो तो ले लो और ना चाहो तो ना लो। तो ऐसे प्लान को हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इज इट क्लियर? किन किन को दिया जाता है? होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज। और ध्यान देने वाली बात क्या है? इट इज राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन। ये राइट है, ये किसी तरीके की ऑब्लिगेशन नहीं है। चाहो तो लो और ना चाहो तो ना लो। अब मैंने कहा स्वेट इक्विटी। तो बेटा मैंने कहा है स्वेट इक्विटी शेयर मींस शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉई और डायरेक्टर एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। भैया मैंने क्या कहा? शेयर्स इश्यूड टू द एम्प्लॉई और डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और फॉर मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो अभी क्या क्वेश्चन ये आ जाता है, कैन कंपनी इश्यू द शेयर्स एट डिस्काउंट? तो मैंने आंसर दिया as per section 53 company cannot issue shares at discount except sweat equity shares। स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा और किसी भी शेयर को डिस्काउंट पर नहीं दिया जा सकता है। इज इट क्लियर? अब आया व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बेटा देखिएगा, जिंदगी जीने के लिए एक मिनिमम मनी तो सबको रिक्वायर्ड है। बेटा अगर मिनिमम मनी ना मिले तो बेटा जिंदगी नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से मैंने कहा मिनिमम सब्सक्रिप्शन मींस मिनिमम मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। ओके, अब इसमें हमने कुछ बातें कही। नंबर 1, ये 90% होता है। कितना होता है? 90%। नंबर 2, 120 डेज में मिल जाना चाहिए जिस दिन से बिड खत्म हो रही है। तीसरी बात मैंने की, अगर नहीं मिला मिनिमम सब्सक्रिप्शन देन रिफंड करना पड़ेगा जो पैसा मिला है विद इन 15 डेज। चौथा हमने कहा कि अगर नहीं वापस कर रहा है तो फिर डिले पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा। तो 90% है, 120 दिन में मिल जाना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो रिफंड करना पड़ेगा। अगर रिफंड करने में डिले हुआ तो इंटरेस्ट लगेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेफर अमाउंट विच इज द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर
must raise by issuing in order to provide the following. अच्छा भैया, अब इसका इस्तेमाल काय के लिए होता है? द परचेज प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी और परचेज टू मीट आउट द प्रोसीड ऑफ द to purchase price of the property purchase or to purchase which to meet out the proceed of the issue. फिर मैंने कहा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हुआ एनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेबल बाय द कंपनी और द कमीशन पेबल इन कनेक्शन विद इश्यूइंग द शेयर्स. द पेमेंट ऑफ द मनी borrowed by the company in respect of the other matter. फिर मैंने कहा वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए है, या फिर मैंने कहा कोई अगर एनी अदर एक्सपेंडिचर जो चाहिए है जो हमारे लिए अति आवश्यक है, तो शॉर्ट में कहें कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मींस अ मिनिमम मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर. अब भैया ये बताइए, कंपनी बना रहे हो तो प्रॉपर्टी खरीदोगे तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दोगे, तो हमने कहा जो पैसा इधर उधर से उधार ले लिया होगा वो भी देना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल चाहिए है, और भी कई अदर खर्चे हो सकते हैं. भैया कितना चाहिए है? 90% है. कितने दिन में मिल जाना चाहिए? 120 डेज में मिल जाना चाहिए. नहीं मिल रहा है तो रिफंड करो, रिफंड नहीं करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा फॉर डिलेइंग पीरियड. इज इट क्लियर? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन फिर हमारे सामने आया, क्या when shares can be issued at a premium. तो देखो बेटा, पहले समझ लो, हर कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पर इश्यू नहीं कर सकती. दूसरी बात, नो परसेंटेज डिफाइंड फॉर प्रीमियम. कोई परसेंटेज डिफाइन, जितनी तुम्हारी औकात हो तुम उतना ले सकते हो. कब कर सकती है? When it has been carrying a business for quite some time and has been earning a good profit. मतलब अगर शॉर्ट में कहें तो कंपनी लंबे समय से चल रही है और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तभी तो पब्लिक एक्स्ट्रा अमाउंट देने के लिए राजी होगी. इन सच अ केस द डिमांड फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी वुड बी मोर एंड पब्लिक विल बी विलिंग टू पे द मोर. तो भैया जब आपकी डिमांड ज्यादा है वो कब होगी? जब आपका ब्रांड होगा. जब ब्रांड कब होगा? जब आप लंबे समय से प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं. लेकिन एक बात ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, प्रीमियम के लिए कोई परसेंटेज डिफाइंड नहीं है. अच्छा बेटा, अब है कि ये प्रीमियम का इस्तेमाल कंपनी किस किस पर्पस के लिए कर सकती है. बेटा पहला मैंने कहा इन इश्यूइंग बोनस शेयर. फिर मैंने कहा बोनस शेयर को इशू करने के लिए प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है. फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनको भी राइट ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. या फिर मैंने कहा राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स को बेटा राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकता है. या मैंने कहा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. और अपने ही शेयर को बाई बैक फॉर कैंसिलेशन, अपने ही शेयर को बाई बैक करने के लिए. किस चीज के लिए बाई बैक करेंगे आप? कैंसिलेशन के लिए किया जा सकता है.
चलिए अगला बेटा वर्ड आ गया कॉल्स इन अरियर। बेटा ये कॉल्स इन अरियर क्या होता है? अगर हमने किसी शेयर होल्डर से पैसा मांगा, काहे का? अलॉटमेंट का, काहे का? फर्स्ट कॉल का, काहे का? सेकंड कॉल का। बेटा वो पैसा नहीं दे रहा है, हरामी पना कर रहा है, तो जितना पैसा वो नहीं दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे अकाउंट्स की भाषा में? कॉल्स इन अरियर। बेटा कॉल्स इन अरियर की जब बात आएगी तो बेटा इसका मतलब है पैसा तुमने कंपनी को नहीं दिया, कंपनी तुमसे क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। बेटा इंटरेस्ट कितने परसेंट लेगी? 10% लेगी। अब यहां पर हमने कहा कंपनी के लिए ये होने वाली इनकम है, किससे मांगेगी? शेयर होल्डर से। किस चीज का? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अब शेयर होल्डर देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। इज इट क्लियर? बेटा अब हमने आपसे कहा ये बताइए कंपनी की इनकम हुई है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में ले जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। तो 3 एंट्री हुई, दोनों को कंबाइंड कर दें तो एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 10% के रेट से कंपनी चार्ज करती है। बेटा आप कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कुछ अच्छे शेयर होल्डर होते हैं, बड़े प्यारे शेयर होल्डर होते हैं, कॉल्स का पैसा पहले ही दे देते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये एडवांस अलॉटमेंट डेट से काउंट किया जाता है। डेट के बाद काउंट होगा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अगर किसी ने एप्लीकेशन की डेट पर हमको एडवांस दे दिया है तो उसका एडवांस का पीरियड एप्लीकेशन की डेट से ना काउंट करके हम अलॉटमेंट की डेट से काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एप्लीकेशन मांगी, अब एक बंदा था उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल एक साथ दे दिया, तो बेटा ये वाला पैसा एडवांस नहीं कहलाएगा, इस पर कंपनी कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री एंड फोर्थ एंट्री की डेट सेम होती है। जब डेट सेम है तो बेटा ये एडवांस काउंट नहीं किया जाएगा और कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देगी। अब कंपनी इंटरेस्ट देगी तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हुआ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर होल्डर और शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? बेटा अब मेरे सामने अगली पॉइंट आ रही है कि अब आपको इसके बाद 8 एंट्री आनी चाहिए। तो हमने आपके सामने एक ब्लैंक पेज खोलने की हम कोशिश करेंगे। हमने एक ब्लैंक पेज ये ले लिया। चलिए देखो बेटा ये 8 एंट्री याद कर लेना तभी तुम्हारा भला होगा, वरना यूजलेस से हम आपका केवल टाइम पास कर रहे हैं। इज इट क्लियर? देखो बेटा पहली स्टेज का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन। स्टेज का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन।
दूसरी स्टेज का नाम होता है अलॉटमेंट, तीसरी स्टेज का नाम है फर्स्ट कॉल और चौथी का नाम है सेकंड कॉल। तो अब तुम्हारे दिमाग में आया कि यही नाम क्यों है बेटा? ये नाम इनकी मम्मी ने मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रखे हैं, तो इस पर दिमाग मत लगाओ। ये हम शॉर्ट में कहें, ये जनवरी की फीस है, ये फरवरी की फीस है, ये मार्च की फीस है और ये अप्रैल की फीस है। अब तुम्हारे दिमाग में अच्छा अगला क्वेश्चन आ रहा हो, सर ये 10 रुपए अगर मान लो एक शेयर की फेस वैल्यू थी, तो आपने 3 3 3 और 3 ये कर बेटा 3 3 2 2 कर दिया। सर ये बताइए 10 रुपए इकट्ठा क्यों नहीं मांग लेते, बार बार ये भीख मांगने की बजाय? बेटा 10 रुपए तुम तो दे दोगे, लेकिन हर व्यक्ति 10 रुपए नहीं दे सकता, एक समस्या आएगी, इसीलिए हर आदमी झेल ले। इकट्ठा बोझ अगर आ जाएगा तो आपकी दग जाएगी, तो दग ना जाए इसीलिए हमने क्या किया, इस पैसे को पार्ट में कर दिया। फिर छोटी छोटी जैसे स्कूल वाले होते हैं, अगर आपसे कहें इकट्ठी फीस 1 साल की दे दो, तुम बेटा मुंह मोड़ोगे, भाग जाओगे, कहोगे भैया हमें एडमिशन नहीं लेना। स्कूल वालों ने क्या किया, क्वार्टरली कर दिया। कुछ छोटे स्कूल हैं उन्होंने मंथली कर दिया, जिससे तुम आसानी से तुम्हारे अब्बा झेल लें। इज इट क्लियर? तो बेटा अब हमने क्या किया, पहली स्टेज का नाम क्या दिया, एप्लीकेशन, दूसरी स्टेज का नाम क्या दिया, अलॉटमेंट, तीसरी का नाम क्या दिया, फर्स्ट कॉल, और चौथी का नाम क्या दिया, सेकंड कॉल। तो बेटा अब हमने आपसे ये कहा कि पहली स्टेज ये आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसका मतलब है एप्लीकेशन पर हमको लोगों ने पैसा दिया। बेटा अब ये पैसा मिला काहे के लिए है, कैपिटल को बढ़ाने के लिए मिला है ना। तो ये पैसा कहां चला जाएगा, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन किया, अब शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया। तो पहले यहां पर मिला फिर मांगा, बेटा अब बाकी में मांगेंगे, उल्टा हो जाएगा, पहले मांगेंगे फिर मिलेगा, पहले मांगेंगे फिर मिलेगा, पहले मांगेंगे फिर मिलेगा। अब जैसे अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शॉर्ट में कहें इक्विटी तेल लगाने दो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो बेटा यहाँ पहले क्या है, पहले मिला फिर मांगा, लेकिन बाकी सब में पहले मांगा फिर मिला। इज इट क्लियर? मांगा मिला, मांगा मिला, मांगा मिला। बेटा आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। तो मेरे दोस्तों आप भी याद करके ही बैठना है, ओके। अब हम सेकंड वीडियो में इसके क्वेश्चंस कराएंगे, पूरा एक साथ डालेंगे, 7-8 क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे, लेकिन कसम है तुम्हें कि ये एंट्री याद करके ही बैठना। सीयूईटी की जंग हमारे संग। धन्यवाद।